में सबसे बड़ा रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। इट्स अ डिजीज, इट्स अ डिजीज दैट 90% ऑफ द पीपल आर स्मिटन विद। तुम्हें कोई कुछ कह देता है, तुम सोचते हो बस सारी दुनिया ही लुट गई, रोने लग जाते। अरे सोचो, आम के पेड़ को पत्थर मारते हैं लोग, नीम के पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता दोस्त। यू आर क्रिटिसाइज्ड बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट, नोबडी। कि पूर्णांक की परिभाषा, ठीक। तो जिन संख्याओं को, पूर्णांक की जो परिभाषा है वो ये कहता है कि जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा जो आपका q का मान हो 1, ठीक। जिन संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा q इक्वल टू 1 आए, मतलब q का जो मान आपका आए वो कितना आए भाई, 1 आए, तो उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं भाई, तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक। ये आपको हमने बता दिया था। अब इसके बाद आपका आता है सम संख्या और विषम संख्या, ठीक। तो सम संख्या क्या होती भाई, अच्छा सम संख्या भी आपका इसी पूर्णांक से ही निकला है, ठीक। इनके दो भागों को तोड़ दिया जाए तो एक तरफ आपको मिल जाएगी सम संख्या और दूसरी तरफ आपको मिल जाएगी विषम संख्या, ठीक। तो ये आपकी हो जाएगी, एक सम संख्या हो जाएगी और दूसरी आपकी हो जाएगी, मतलब सॉरी भाई विषम संख्या, ठीक। एक सम संख्या होगी और एक क्या हो जाएगी भाई, विषम संख्या हो जाएगी। तो सम संख्या किन्हें कहते हैं भाई, मतलब जो संख्याएं 2 के गुणज के रूप में प्राप्त हो, जो संख्याएं 2 के गुणज के रूप में प्राप्त हो, 2 के किसके भाई, गुणज के रूप में प्राप्त हो, वो सम संख्या कहलाएंगी। और जो संख्याएं 2 के गुणज के रूप में ना प्राप्त हो वह आपकी विषम संख्या कहलाएगी, ठीक। सबसे आसान सा परिभाषा आपके लिए बन गया कि जिन संख्याओं में मतलब 2 के गुणज, जो संख्याएं 2 के गुणज के रूप में पाई जाए वो सम संख्या, और जो संख्याएं 2 के गुणज के रूप में ना पाई जाए वो आपकी होती है विषम संख्या। अच्छा, सम संख्या की एक और परिभाषा होती है, जिन संख्याओं के इकाई का अंक, इकाई का क्या भाई, अंक कितना आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक। जिन संख्याओं के इकाई का अंक, अब देखिए भाई इसमें क्या कहा, सम संख्या में अगर आपकी कोई संख्या लिखी गई है, ये हम नहीं करे भाई अंक नहीं, संख्या मतलब जिसमें इकाई और दहाई पाई जाए उन्हीं को संख्या कहते हैं। जैसे आप सब 7th 8th में पढ़े होंगे अभिष्ट संख्या, तो अभिष्ट संख्या क्या पढ़ते हैं, 10 गुणे दहाई और प्लस इकाई पढ़ते हैं, बोले ये तो पढ़ते हैं भाई, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, ये आपकी होती है अभिष्ट संख्या। तो अभिष्ट संख्या का मतलब होता है जिसमें इकाई और दहाई दोनों लोग मिलकर बनाए, मतलब जो संख्या मतलब जिसमें इकाई और दहाई दोनों पाई जाए उन्हीं को संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे अगर सम संख्या पूछी जाए तो सम संख्या की परिभाषा आप बता सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। बात समझ आ गई? आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। हम क्या करें भाई कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0 हो जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए वह संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या। अब हम आ जाते हैं भाई विषम संख्या पे। विषम संख्या जैसे इनको बता रहे, यानी कि जिन संख्याओं में 2 के गुणज ना मिले, यानी कि जिन संख्याओं में 2 के गुणज ना पाए जाए, जिन संख्याओं में 2 के गुणज न पाए जाए उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ठीक,
यानी कि जिन संख्याओं में 2 का गुणज ना पाया जाए। 2 का गुणज का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 के पहाड़े ना पाए जाए भाई, जैसे 2 दूनी 4 3 6, मतलब ये चीज ना पाई जाए, मतलब जिसमें 2 के गुणज ना पाए जाए उन्हें हम कौन सी संख्या कहते हैं भाई, विषम संख्या कहते हैं। जिनमें 2 के गुणज पाए जाएंगे वो सम संख्या, और जिनमें 2 के गुणज नहीं पाए जाएंगे वो विषम संख्या। या इससे भी एक आसान आप याद कर लीजिए भाई, जिन संख्याओं के इकाई का अंक, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1 3 5 7 और 9 आए, मतलब जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1 3 5 7 9 आए वह कौन सी संख्या कहलाएगी भाई, विषम संख्या कहलाएगी। यहां तक बात आपको समझ आ गई भाई। अब इसमें मेन चीज आती है जीरो के लिए, कि जीरो कैसी संख्या है। तो जीरो आपकी, अब यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए भाई, कि अगर हम सम प्लस, ये संख्या के रूल होते हैं और इनके 4 रूल होते हैं। जो संख्या के रूल होते हैं वो 4 रूल होते हैं। आप देख लीजिए, अगर भाई सम और सम दोनों को जोड़ा जाए तो लास्ट में हमें सम मिलेगा। सम और विषम को अगर हम जोड़े तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, विषम मिलेगा, ठीक। और अगर हम सब यहाँ पे भाई विषम और प्लस फिर विषम ले लें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी भाई, सम मिलेगी, ठीक। ये आपके हो गए। अब यहाँ पे देखिए भाई, अगर हम सब विषम और सम ले ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए भाई, विषम मिलना चाहिए, ठीक। अब आप इसमें एक एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमने यहाँ पे सम लेना है 2 या 4 और 6, या 2 और 6 ले लिए तो इन दोनों का योग कितना आ गया भाई, 8। देखिए इकाई का क्या है, 8, मतलब इसमें सम संख्या में 8 आ रहा, अर्थात ये कौन सी संख्या, सम संख्या। चलिए भाई, अगर हम यहाँ पे सम 2 ले लिए और विषम अगर हम 0 को मान ले तो बोलिए यहाँ पे क्या मिला भाई, सम। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका ये सम है तो 0 भी क्या है भाई, सम। क्योंकि देखिए हमने विषम के स्थान पे 0 को रखा और इन दोनों का योगफल आना था विषम, आया क्या है भाई, सम, ठीक। यानी कि 0 हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है। चलिए इसके बाद में मान लीजिए भाई, यहाँ पे हमने 3 ले लिया, विषम संख्या 3 ले लिया और विषम संख्या 0 ले लिया। अब यहाँ पे देखिए आप कोई जैसे विषम लेना है और सम आना चाहिए, तो चलिए भाई यहाँ पे हमने आपसे ले लिया, मान लीजिए भाई 5। अब ये भी विषम, ये भी विषम, इन दोनों को जोड़ लिए कितना आ गया, सम। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, मान लीजिए भाई हम एक यहाँ पे सम विषम संख्या ले लिए 7 और एक हम यहाँ पे सम संख्या ले लिए, ठीक। या चलिए एक हम यहाँ पे मान लीजिए भाई सम संख्या मान लीजिए 4 ले लिए, तो 7 4 11। अब आप देखिए भाई ये जो आया है, ये देखिए विषम और सम को अगर जोड़ा जाए तो हमें क्या मिलेगा, विषम। अगर हम यहाँ पे सम के स्थान पे 0 रख दिए होते तो बोलिए भाई यहाँ पे क्या मिलता, विषम। आया क्या, विषम, ठीक। यानी कि हम इस चीज कह सकते हैं भाई कि जो हमारा 7 मतलब 0 है वो सम संख्या है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या कीजिए भाई, पहले इसको नोट कर लीजिए, सम संख्या और विषम संख्या। जहाँ पे दिक्कत होगी वहां पे आप पुनः पूछ लीजिएगा, और पहले इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताना भाई। तो चलिए भाई, अभी आपको हमने कुछ चीजें बता दिया और अब उसी के आगे बताने चल जाएंगे। जैसे ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक आपकी भाज्य संख्या और एक आपकी आभाज्य संख्या। तो हमने भाज्य संख्या भी आपको बता दिया और आभाज्य संख्या भी बता दिया है। अब इसके बाद मतलब भाज्य संख्या को 2 भागों में बांटा गया, तो एक आपकी है सम संख्या और एक आपकी है सह आभाज्य संख्या। तो इसमें भी इनके बारे में जानकारी लेना है कि सह आभाज्य संख्या। तो जिन दो भाज्य संख्याओं के बीच
भाज्य संख्याओं का मासा एक आए, ध्यानपूर्वक समझेंगे भाई, जिन दो भाज्य संख्याओं का मासा कितना हो भाई, एक हो। मतलब आपके कोई ऐसी दो अभाज्य संख्या, दो मतलब भाज्य संख्या ले लीजिए भाई, जिनका मासा कितना आ जाए, एक आ जाए, तो उन्हें कौन सी संख्या कहेंगे भाई, सह आभाज्य संख्या। ठीक, बात समझ आ गई भाई। मतलब जिन दो संख्याओं के बीच का मासा एक आए, संभवतः यहाँ पे ये चीज ना होना चाहिए, जिन दो संख्याओं का मासा, जैसे कोई क्रमागत संख्या ले लीजिए, जैसे आप ले लिए 2 3, इनका मासा कितना आ जाएगा भाई, मतलब एक आएगा। 3 5 ले लीजिए, कोई आप दो विषम संख्या ले लीजिए, मतलब ये अभाज्य के लिए, मतलब यहाँ पे भाज्य उचित नहीं है, इसलिए सर में मतलब यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी। त्रुटि क्या थी, जिन दो अभाज्य संख्याओं का मासा एक आए, जिन दो अभाज्य संख्याओं का मासा एक आए तो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिन दो की अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर दो पाया जाए, मतलब कोई दो आप अभाज्य संख्या ले लीजिए और उन दो अभाज्य संख्याओं के यदि बीच का अंतर 2 है तो वह आपका युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अब आप 3 5 ले लीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 2 होगा भाई। अच्छा, आप 13 15 ले लीजिए, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा भाई, 2 आएगा। ठीक, अब आप ये मत कोशिश कीजिएगा कि 7 और हम 9 ले लें, क्योंकि आपकी जो 9 है वो देखिए वो भाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि 9 एक स्वयं और अतिरिक्त, मतलब ये आपके 3 लोगों से विभाजित हो रही है। हमने आपसे क्या कहा था भाज्य संख्या की परिभाषा भाई, कि भाज्य संख्या में आपके कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए और अभाज्य संख्या में आपके अधिकतम 2 फैक्टर होना चाहिए। तो देखिए भाई, अगर 9 को हम लेते हैं तो इसमें देखिए कम से कम 3 होना चाहिए। तो देखिए अगर वो 3 है तो आपकी भाज्य संख्या, अगर 2 है तो आपकी कौन सी संख्या भाई, अभाज्य संख्या। अगर 2 फैक्टर है तो आप मतलब अभाज्य संख्या, अगर 2 से अधिक है तो भाज्य संख्या। इसलिए एक आपकी सह अभाज्य संख्या होती है और एक आपका युग्म अभाज्य संख्या होती है। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का मासा 1 आ जाए उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं, और जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 आ जाए उन्हें युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसमें जैसे एग्जांपल देख लीजिए भाई, जैसे हमने इसमें कोई 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, 3 और 5 ले लीजिए, तो इनका मासा कितना आएगा, 1। ठीक, मतलब मासा मतलब होता क्या भाई, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। ठीक, जैसे आप इनको अगर तोड़ेंगे तो 3 × 1 5 × 1, तो इन दोनों में देखिए 1 मिला ना भाई, इसलिए इनका जो मासा होगा वो कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ठीक, तो अगर आपको लासा मासा पढ़ना होगा तो जल्द ही आपको वहाँ पे पहुँचाएंगे। जब जैसे अभी प्लान में मतलब सहयोगी हमारे अगर आगे जैसे दद्दा, तो हम दोनों लोग मिल के, मतलब दोनों भाई मिल के कुछ सोच रहे BA बोर्ड वालों को या कंपटीशन की इत्यादि चीज़ों की वीडियोस डालेंगे। लेकिन जब दोनों लोग हो जाएंगे तभी भाई, क्योंकि अकेले जो होती है वो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, और एक वीडियो बनाने में भाई बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे आप देखें, किसी का वीडियो होता है, आप देखें उसे क्या करते हैं, देखने के बाद उसे कुछ लोग ऑनलाइन वो नहीं, मतलब जिसको पसंद आए वो जो करे। लेकिन वास्तव में भाई अगर सही तरीके देखा जाए तो आधे घंटे की जब वीडियो शूट की जाती है ना, तो टीचिंग लाइन में बहुत आराम है, इसमें नहीं दिक्कत होती है। लेकिन
अदर मतलब लाइन्स जो है, जैसे आपके बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, मूवी हो गया, या फ्रेंड फ्रेंड जो वीडियो बनाते हैं, उनसे पूछिए यार, आधे घंटे की वीडियो शूट करने के लिए 2-2 दिन बेचारे बर्बाद करते हैं। 2 मिनट यहाँ से, 5 मिनट यहाँ से, 3 मिनट यहाँ से, ये आपका बेटर है। इस पे कम समय में जैसे हमको जो भी टॉपिक चालू करना हो हमने चालू कर दिया, अपना चलता रहा कैमरा, ठीक। लेकिन भाई कोई भी हो, मतलब ऐसा मत कीजिए जो लगे कि हाँ वो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक तो आप मित्रों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक। और सब्सक्राइब करने से कोई बहुत हम सबकी फायदा नहीं है, बस क्या होती भाई कि सब्सक्राइब करने से हमारे एक परिवार का क्राइटेरिया होता है, मतलब हमारे पास इतने परिवार हो गए, हम ये सोचते हैं हमारे मतलब परिवारों की सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, बस हम यही देखते रहते हैं भाई कि हमारे परिवार के सदस्य बढ़ रहे हैं, जैसे आज 2 लोग बढ़ गए, कल 4 लोग बढ़ गए, तो बस हम सदस्य देखते हैं कितने हमारे पास कितने सदस्य होंगे, हमारे कितने भाई बहन हमसे जुड़े, बस इतना सब है ना। तो चलिए अब इसमें कुछ नोट पॉइंट है, जैसे अगर आप नोट पॉइंट लिखना चाहें तो एक नोट लिख लीजिए आप सब, यहाँ पे नोट डाल लीजिए भाई, संख्याओं के विशेष गुण। तो ये आपके संख्याओं के कुछ विशिष्ट गुण हैं, जैसे अभी और इसमें बताएंगे आगे। नोट नंबर 1 में क्या कह रहा है, संख्या जो आपका 1 है ना तो वो भाज्य है और ना ही भाजक है, मतलब आपकी जो 1 है वो एक संख्या अर्थात इकाई है, और 1 जो आपका है ना तो वो भाज्य संख्या है और ना ही वो अभाज्य संख्या है, ठीक, पहला नंबर। दूसरा नंबर, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो आपकी है वो 2 है, ठीक। तीसरा नंबर, भाज्य संख्या सदैव 6k ± 1 के रूप में पाई जाती है, मतलब जो आपकी भाज्य संख्या होती है वो इसका जो फॉर्म है, मतलब भाज्य संख्या का जो मानक रूप है, जैसे आप बहुपद का मानक रूप करते हैं, मतलब एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, सेम उसी प्रकार इसका भी एक मानक रूप है 6k ± 1। अब k के स्थान पे आप कुछ भी लिख लीजिएगा, नहीं कि k के स्थान पे k ही लिखिएगा, आपका मर्जी होगा तो n लिखिएगा, m लिखिएगा, p लिखिएगा, तो जो भी आपकी मर्जी हो वो आप लिखिएगा, के रूप में पाई जाती है। और जहाँ k का जो मान होता है वो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ये होती है। 3 क्रमागत विषम संख्या कौन कौन से हैं जो अभाज्य है, तो वो आपका जैसे देखिए 3 क्रमागत लेकिन विषम संख्या हो तो 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, ये आपकी ऐसी है कि क्रमागत भी है और कैसी संख्या है भाई, अभाज्य संख्या है और क्या है, विषम संख्या, ठीक, ये आपका हो गया भाई। उसके बाद में आपका आता है जैसे एक प्रचुर संख्या, तो प्रचुर संख्या आपके मतलब 9th और 10th में नहीं मिलेगी, 11th 12th में भी नहीं मिलेगी, जब आप किसी कंपटीशन की अच्छी प्रकाशन की बुक पढ़ेंगे, जैसे एमके टायरा पढ़ेंगे और मान लीजिए केन खन्ना पढ़ेंगे, तो उन सबकी बुक में मिल सकती है। तो यहाँ देखिए भाई जैसे प्रचुर संख्या होगी तो जिन संख्याओं के गुणन मतलब जो गुणनखंड किया जाए और गुणनखंड जो आपका है उनका योगफल मूल संख्या से अधिक हो जाए तो उन्हें प्रचुर संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 18 है ना भाई, तो 18 को अगर हम सब तोड़े तो 2, 3, 1, 2, 3, 6 और 9, देखिए 1 18 दोनों 18, 3 6 18, 6 3 18, 9 2 18, ठीक। अब इनका योगफल तो 1 धन 2 धन 3 धन 6 धन 9 इनको जोड़ लीजिए, क्योंकि मूल संख्या तो आपकी 18 है तो मूल संख्या को हम छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 3 3 6 और 6, यहाँ देखिए भाई 12 और 12 और 9 कितना हो जाएगा भाई 21। अगर वो 21 हो गया तो 21 बड़ा हो गया किससे भाई 18 से, तो यानी कि इनका योगफल जो इनके फैक्टर का मतलब गुणनखंड का जो योगफल है वो अपनी मूल संख्या से अधिक हो गई, और जब मूल संख्या से अधिक हो जाएगी तो वह आपकी प्रचुर संख्या बस हो जाएगी भाई। अच्छा, एक आपकी होती है संपूर्ण मतलब संपूर्ण संख्या, उससे पहले आ जा लीजिए उचित भाजक को ही हम सब पूर्ण संख्या कहते हैं। उचित भाजक किन्हें कहते हैं भाई, मतलब आप कोई एक संख्या लीजिए उनका गुणनखंड कीजिए, अब मूल संख्या को छोड़ दिया जाए, अधर का अधर योगफल कितना आ जाएगा भाई उस संख्या के बराबर आ जाए। जैसे हमने 6 लिया ना भाई, 6 का गुणनखंड किया तो 1
2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 इक्के 6। ठीक, हमने मूल संख्या को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब इनका योगफल अगर इस अपने मूल संख्या के बराबर हो गई तो वह उचित भाजक कहलाएगी, अगर बराबर नहीं हुई तो अनुचित भाजक कहलाएगी, जिसे हम सब अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक, ये आपका हो गया भाई। अब इसके बाद देखिए भाई, जो आपकी एक आती है इसमें संपूर्ण संख्या, जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योगफल 2 गुना हो जाए, मतलब अपनी मूल संख्या का कितना 2 गुना हो जाए, उन्हें संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए भाई, संपूर्ण संख्या मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जैसे गुणज, तो गुणज का मतलब हो गया कि आप जैसे भाई 6 का टेबल लिख लीजिए या 2 का टेबल लिख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 10। ठीक, ये आपकी कौन सी संख्या कहलाएगी, गुणज, क्योंकि देखिए किसमें पाया जा रहा है, 2 के गुणज के रूप में पाया जा रहा है, ताकि क्या कहलाएगी, गुणज संख्या। उसके बाद में गुणनखंड संख्या क्या होती है, तो जैसे आपका मान लीजिए 12 है, 12 को तोड़ दीजिए 1, 2, 3, 4, 6, बोलिए यहाँ तक भाई, और ये आपका 12। अब देखिए 1 से भी 12 विभाजित होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी, 4 से भी होगी, 6 से भी होगी और 12 से होगी। तो 12 का हमने क्या किया, गुणनखंड किया, तो 12 के जो गुणनखंड आए हैं ये 3। ठीक, तो यह आपकी गुणनखंड संख्या कहलाती है। उचित भाजक, उचित भाजक हमने आपको बता दिया। प्रचुर संख्या, ये आपको हमने प्रचुर संख्या बता दिया। तो यहाँ पे देखिए भाई, अगर इसी का उल्टा आ जाए, मतलब मूल संख्या से योगफल, जो आपकी मूल संख्या, जैसे यहाँ पे 18 मूल संख्या थी भाई, अगर योगफल 18 से कम आता तो वह आपकी अप्रचुर संख्या कहलाती। अगर 18 से अधिक आया, मतलब योगफल मूल संख्या से अधिक आएगी तो प्रचुर संख्या, और मूल संख्या के बराबर आएगी, मतलब मूल संख्या से कम आएगी तो अप्रचुर संख्या, और अगर मूल संख्या के बराबर आ गई तो वह आपकी भाजक संख्या क्या कहलाएगी भाई, भाजक संख्या। मतलब 3 शर्त, अगर मूल संख्या से बड़ा हो गया तो प्रचुर संख्या, मूल संख्या से छोटा हो गया तो वह आपका अप्रचुर संख्या, और मूल संख्या के बराबर हो गया, ठीक, तो वह आपकी मतलब अभाज्य संख्या क्या हो भाई, संख्या भाज्य संख्या। अगर बराबर आ गया तो वह आपका क्या हो जाएगा भाई, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये इनके कुछ विशेष गुण थे। अभी इसमें और कुछ है विशेष गुण, ठीक, तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद तुरंत आपको आगे भी बताने चल रहे हैं। चलिए, तो ये आपके कुछ नोट पॉइंट है, हम पहले इनको लिख लिए हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं। जैसे पूर्ण संख्या, अब ये पूर्ण संख्या की परिभाषा हमने आपको पहले ही बता दिया है, बस क्या है कि मतलब थोड़ा सा इसमें कुछ परिवर्तन करके बता रहे हैं। जैसे जिन संख्याओं के गुणनखंडों का योगफल अपनी मूल संख्या के बराबर हो जाए, जैसे भी यहाँ पे बता रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि हुई थी, तो यहाँ पे देखिए भाई बराबर हो जाए, उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं भाई, उन्हीं को हम सब पूर्ण संख्या कहते हैं। ये मत सोचिए वहाँ पे वो गलत है, वो भी सही है, बस आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, मतलब बहुत समझिएगा क्या है। चलिए, दो परमेय संख्याओं के बीच यदि आपको परमेय संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए ट्रिक है, क्या है देख लीजिए। जैसे आपके पास मान लीजिए पहली परमेय संख्या a है, दूसरी परमेय संख्या b है, और उनके बीच आपको कोई परमेय संख्या ज्ञात करनी है। जैसे कहते हैं ना भाई 2 और 3 के बीच 4 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 4 6 के बीच 5 परमेय संख्या, मतलब आपको कोई संख्या दिया रहेगा और उन दोनों के बीच अगर आपको परमेय संख्या ज्ञात करना हुआ तो आप क्या कीजिएगा, दैट मींस सूत्र लगाइएगा a प्लस b, जहां a व b एक पूर्णांक है, मतलब वहां पे आपको मान दिया रहेगा, परमेय संख्या दिया रहेगा। ठीक, a के स्थान पे मान लीजिए a बराबर आपको दे दिया भाई 2 और b बराबर आपको दे दिया 3 का भाई 2 और 3 के बीच 2 और 3 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो k का मान कितना रख देंगे भाई, 5 रख देंगे, या k का मान नंबर वाइज रखिएगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5,
मतलब ये नहीं कि हमने के लिखा तो आप भी के लिखिएगा, आपकी मर्जी होगी तो आप उसे बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो जाएगा a के प्लस बी और बाई के प्लस 1, जहाँ के बराबर 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपके हो गए भाई। अगर दो संख्याओं के बीच आप परिमेय संख्या ज्ञात करना हुआ, तो जैसे अगर वो कहा भाई ए बी के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो 2 रूट ए बी कर लीजिए, 3 ज्ञात कीजिए, 3 रूट ए बी कर लीजिए, 4 ज्ञात कीजिए, 4 रूट ए बी कर लीजिए। तो आपकी जो मर्जी होगी वो आप कर लीजिएगा। ठीक, इसमें जैसे 0 में अगर हम किसी पूर्णांक से भाग करेंगे तो उसका मान 0 आएगा, और यदि हम किसी पूर्णांक को 0 से भाग करेंगे तो उसका मान अनंत आएगा। तो हम इसी के भाई अब संख्या पद्धति की जितनी भी परिभाषाएं थी लगभग हो गई है। जो छूटी होंगी या मान लीजिए भाई हमारे भी पास कुछ ऐसा नहीं है मतलब कि हम आपको फटाफट देख देख के बताते चले जाएं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो क्या कीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा कि आप सर ये चीज़ छोड़ दिए या भाई आप ये चीज़ छोड़ दिए हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस चीज़ को हम पुनः आपको बता देंगे। ठीक, साथ में भाई क्या कीजिएगा कि आज की जो मतलब क्लास थी इसी पे हम आपको ओवर कर रहे हैं, मतलब इसी पे बंद कर रहे हैं, और कल से आप सबको 9 और 10 दोनों लोगों की वास्तविक संख्या मतलब पहला चैप्टर दोनों लोगों को चलाएंगे। एक दिन आपका 9 चलेगा, एक दिन 10, फिर एक दिन 9, फिर एक दिन 10, मतलब निरंतर आप चलेंगे और आपके मैथ कीजिएगा, मतलब मैथ किया जाएगा। बस आप ये कीजिएगा भाई, जिससे भी पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।